बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 रोज़ा दौरा करके आए हैं उज़्बेकिस्तान का, और हमने देखा है कि बिजनेस समेत मुख्तलिफ मुआहदों पर वहाँ दस्तखत भी हुए और राबिता कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को भी आड़े हाथों लिया उनके बयान पर, और फिर हमने देखा कि जाते जाते लॉबी में एक इंडियन सहाफ़ी के सवाल का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। ओवरऑल अगर उनका हम दौरा देखें तो जो हमारा आज का सवाल अपने पैनलिस्ट से होगा वो यही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा। सबसे पहले सैयद शोएबुद्दीन साहब प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज़ बड़ाइच साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और मीनवाइल इंग्लैंड से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हामिद खान अल मशरक़ी साहब। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शुएब साहब, कामयाब रहा, किस तरह से देखते हैं आप इस दौरे को? मेरे ख्याल में कोई नाकाम नहीं था, ये कामयाब ही था, क्योंकि इस दौरे का मकसद जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड लेना था। बिल्कुल। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये सारे चारों पांचों ममालिक जो एक ज़माने में इस्लाम का गढ़ थे, यहाँ पे ये वो मुल्क है जहाँ से अमीर तैमूर भी निकले, दुनिया फतह की उन्होंने। ये वो जगह तुर्किस्तान जो कहलाया करता था कभी, बिल्कुल। बाद में रशिया ने कब्ज़ा कर लिया, अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा के लिए इसी इलाके को इस्तेमाल हुआ, लेकिन अफ़गानिस्तान की जंग में ये इलाका मुसलमान रियासतों की सूरत में आ गया। अब वो छोटी रियासतें हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है, वो लैंड लॉक्ड हैं, उनको समुंदर तक रसाई नहीं है। दुनिया भर में वो मुल्क जहाँ पर समुंदर तक रसाई नहीं होती, उन्हें उन मुल्कों में तरजीह दी जाती है तिजारत की जो उनको समुंदर से जोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इन मुल्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से इनकी ट्रेड उस तरह नहीं हो पा सकती। आप बाई एयर जितनी मर्जी ट्रेड कर लें, लेकिन वो एक लिमिटेड चीज़ें होती हैं और इंतहाई महंगी चीज़ों की ट्रेड होती है, उसका रेट बहुत आगे चला जाता है। बजरिया समुंदर या बजरिया सड़क, ये एक मतलब है फिजिबल होती है। अब इन तमाम मुल्कों को यही बताना मकसद था कि भाई आपको तभी राब्ता मिलेगा, तभी आपकी मसनूआत बाहर जा सकेंगी अगर अफ़गानिस्तान में अमन है। बिल्कुल। यानी कि आपको अमन के लिए हमारा साथ देना है। पिछली दफ़ा तो जब आप थे तो आप रशिया के मातहत थे, आपने रशिया का साथ दिया था। उसके बाद फिर खाना जंगी शुरू हुई। सही। उस खाना जंगी में हर एक ने अपना अपना, उज़्बेकिस्तान ने जो उनके अज़्बक बोलने वाले थे उनका साथ दिया, सब ने अपना अपना, ईरान ने इवन फारसी बोलने वालों का साथ दिया। बिल्कुल सही। ये सब ने अपना अपना दिया था। अब वो नहीं होना चाहिए। अब हमें एक बड़े काज के लिए इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। वज़ीर तिजारत ने आज ताजरों से कहा है कि हमारी जो सिर्फ हमसायों से तिजारत है, अपने हमसाया ममालिक से, वो 5 से 7% है। सही। और यूरोप में जो ईयू के ममालिक हैं उनकी बाहमी तिजारत 90% है। बिल्कुल सही। तो आपको जब कोई आप अपने हमसाया से कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो सस्ती भी मिलती है। सही। ये पाकिस्तान से ये फ़ायदा उठा रहा था भारत, कि वो पाकिस्तान को अपनी मंडी बना रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मतलब है भारतीय आलू भी पाकिस्तान में आने लग पड़ा था। वो आलू जिसके ताजरों ने उकाड़े में जब आलू इतना फालतू हो गया था कि सड़क पे फेंक दिए थे। हमारी वो कौम है जहाँ आलू खरीदा नहीं जाता, इतना फालतू हो जाता है, और हम इंडिया से आलू मंगा रहे थे। सही। इंडिया हमसे नमक लेके जा रहा था और वो 2-3 रुपए किलो लिया हुआ नमक कौड़ियों के भाव वाला सैकड़ों के भाव बेच रहा। सही है। तो ये सारा कुछ जो है ये एक वसी तर मुफाद है। सही। हम सबका इसमें राब्ता होना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त इल्ज़ाम तराशी पाकिस्तान पे शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तालिबान ने एक बहुत अहम कब्जा किया है, वो है वेश मंडी। वो पाकिस्तान का बॉर्डर है जहाँ से कंधार तक सारी आम तजारत आती जाती है। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहे हैं कि अफगान है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो ये था
कि हम वेश मंडी पर फिजाइया से हमला करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। तो पाकिस्तानी एरोप्लेन्स ने कहा अगर तुम यहाँ पे आए तो हम तुम्हें मिसाइल मारेंगे। जाहिर है, बिल्कुल सही बात। अब ये जो सूरत हाल है ये एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है। ठीक है। अफगानिस्तान एक मुश्किल की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया। अब देखें अब क्या बनता है। ठीक है, दौरा कामयाब रहा। दौरा कामयाब है। ठीक हो गया। फयाज साहब क्या कहना चाहेंगे आप? सुमेरा, जो खान साहब का दौरा ना हर लिहाज से आप देखिए बड़ा डिफरेंट देखा गया सारी चीज़ें। इवन ये कि जो शाह महमूद कुरैशी दौरे में साथ थी, आप देखें कि तस्वीर मैंने देखी है कि वो चाइना के वज़ीर ख़ारजा से मिल रहे हैं तो उन्होंने कोनी में कोनी डाली हुई है, जिससे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं दोस्ती की राह पर। सही। और जब वो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा से मिले हैं तो उन्होंने ऐसे फासला भी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क भी है। हाथ भी नहीं मिलाया नहीं हाथ, बिल्कुल। तो ये देखिए, मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर देखें कि ये दौरा, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखें, हर बंदे की देखें। और प्राइम मिनिस्टर ने तो हर कमाल ही कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब आप देखें कि जब अशरफ गनी ने तकरीर की सुनी, उन्होंने कितनी ग्रेस में हमारा प्राइम मिनिस्टर नजर आया है। लगता था एक लीडर है। कि जब उसने मुलाकात की है अफगान गनी से, उसके चेहरे को देखे, खान साहब के चेहरे को, उन्होंने अशरफ गनी को कोई मसनूई मुस्कुराहट भी नहीं दी, कोई आर्जी मुस्कुराहट में नहीं दी, इस ग्रेस से अपने चेहरे को रखा है। और सर राब्ता कॉन्फ्रेंस में उनका नाम मुखातिब करके और फिर जब मीटिंग में बैठे हैं तो मीटिंग में भी उन्होंने कोई स्माइल नहीं दी। हालांकि अशरफ गनी झूठी मुस्कुराहटें देता रहा, लेकिन वो बड़ी ग्रेस के साथ उन्होंने जो बोला था, उनके इमोशंस में नजर आ रहा था कि खान साहब ने उसको फील किया है और वो पूरी ग्रेस में थे। इसके इख्तिताम पे एक बहुत बड़ी तस्वीर छपती है जिसमें सारे जो है ना हेड ऑफ स्टेट बैठते हैं, वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं। तो मैं वो तस्वीर देखकर भी हैरान हुआ हूँ कि उस तस्वीर में कभी कोई दौर था कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म ढूंढना पड़ता था कि किस कोने में खड़ा है, पीछे खड़ा है। सही। हमारा वो इस प्रोग्राम में हम तस्वीर दिखाएंगे कि कितना ग्रेस के साथ कप्तान सबसे नुमाया है और सब लोग पीछे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और दूसरा, जब उसने मुलाकात किया वज़ीर ख़ारजा से, तो जब वो जयशंकर से मिले तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और पास से गुजर गए हैं। और साथ रशिया का वज़ीर ख़ारजा खड़ा था, उसके बाद रुक गए, उससे हाथ भी मिलाया और उससे थोड़ी देर गैर रस्मी बात भी की, बता दिया इंडिया को कि दिस इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इस दौरे में हमने वो कुछ हासिल किया, हमने एक डिग्निटी, एक प्रेस्टीज हासिल किया पाकिस्तान में। और अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में जो मसाइल आ रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान पे वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं और लगाएंगे आने वाले दिनों में, खान साहब ने इस दौरे में सही मानों में वो कुछ अचीव किया जो बहुत बड़े सफारती मिशन भेजकर भी हासिल नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपने वजूद से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने रवैये से, उन्होंने अपने अंदाज से, और मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट देना चाहिए कि ये दौरा हर लिहाज से कामयाब रहा है और इसके आने वाले दिनों में मस्बत असरात पड़े। बिल्कुल ठीक। मेरा एक पॉइंट बड़ा जरूरी मिस हो गया। जी। हमने सारी उम्र इमरान खान को पिछले 50 साल में एक प्ले बॉय की हैसियत से देखा। जब वो क्रिकेट में थे, उनका जो यूरोप में क़याम था, पूरी दुनिया फिरते थे, वो प्ले बॉय के तौर पर मशहूर थे। लेकिन जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो जब भी वो खाना काबा या मदीना मुनव्वरा गए हैं, तो मदीना मुनव्वरा में वो जूते नहीं पहनते, वो वहाँ नंगे पैर जाते हैं। बिल्कुल। अब उज़्बेकिस्तान में उन्होंने जो फरमाइश की वो ये थी कि मुझे समरकंद लेके जाओ, मैंने जाके इमाम बुखारी के रोजे पे हाजिरी देनी है। बिल्कुल सही। उन्होंने इमाम बुखारी के रोजे पे हाजिरी दी, जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अहादीस के रावी हैं। और दूसरे उन्होंने अमीर तैमूर के मज़ार पे भी दी है। अमीर तैमूर जो एक ताकतवर मुसलमान बादशाह था, वो एक सिंबॉलिक है कि अमीर तैमूर हमारा वो मुसलमान था जिसने दुनिया फतह की। ये तो शेख साहब उनकी जो रूहानी तब्दीली है उसका जिक्र किया है। जी, मुझे महसूस हुआ। बिल्कुल सही। हामिद खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे को? आपको भी लगता है कामयाब रहा? मेरा जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या इमरान खान साहब का दौरा उज़्बेकिस्तान कामयाब रहा या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के ऊपर हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें इंटरनल मामलात के हवाले से, एक बात बड़ी वाज़ेह और वो ये कि इस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट ने फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बाहर का जो महाज है उस पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। और उसके ऊपर उन्होंने हमेशा से, आप जिस तरह भी देख लें, हमेशा से उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान का नैरेटिव बयान किया है, पाकिस्तान की बात की है और उसका जो है वो हमें बड़ा अच्छा
नतीजा देखने को मिला, रिस्पांस देखने को मिला। और यही सूरत हाल इस दौरे की भी है। प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ उज़्बेकिस्तान के जो है मतलब अपने हम मनसब से गुफ्तगू की और हर चीज़ की, उसके अलावा जिस तरह अशरफ गनी साहब ने तकरीर की और पाकिस्तान के खिलाफ एकदम से बुग़्ज़ उगला, उसको जिस खूबसूरती से प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा अपनी तकरीर में करके दोबारा अपना एक स्टेटमेंट बनाकर और जिस तरह उसको वहीं पर काउंटर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। पाकिस्तान का ना सिर्फ उन्होंने बयानिया वहां बयान किया, बल्कि उसके साथ साथ ये बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको अफगानिस्तान में अमन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसको अफगानिस्तान में अमन की जरूरत है, और अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा। और मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अंदर बहुत सारी बातें बड़ी वाज़े तौर पर नजर आती हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि हर हालत में पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा ना बने, अमन का हिस्सा बने। और उज़्बेकिस्तान के दौरे में प्राइम मिनिस्टर ने यही बात अपने हम मनसब को भी बताई, सऊदी जो वजीर खारजा आए हुए थे उनको भी बताई, और जितनी भी डिग्नेटरीज थी, जितने भी आला सती वफूद थे, उन सब से प्राइम मिनिस्टर ने भी, और उसके साथ साथ हमारे DGI-SI भी गए हुए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए थे। तो एक बड़ा प्लान दौरा था, बड़ा कामयाब दौरा था। और इस दौरे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वजीर आजम ने पाकिस्तान के बारे में जो एक बार फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा घड़ा जा रहा है अफगानिस्तान के इशू के हवाले से, उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया है। ठीक है हामिद साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया इसके ऊपर। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन, तालिबान को अगर हम देखें अफगानिस्तान में, उनका जो इस वक्त स्टेटस है वो बड़ी तेज़ी से अफगानिस्तान पर काबिज हो रहे हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात से भी मामला तय करने की कोशिशें हो रही हैं और साथ ही साथ झड़पें भी जारी हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि प्रॉपर तरीक़ाकार से जो हुकूमत आएगी उसको ही एक्सेप्ट करेंगे हम, उसके साथ ही चलेंगे हम। लेकिन यहाँ ताकत के जोर पर काबिज हो रहे हैं तालिबान। तो जो हमारा सवाल है इस हवाले से वो यही है कि जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दारुल हुकूमत है जो काबुल, क्या तालिबान आइंदा चंद रोज में काबुल फतह कर लेंगे? शुएब साहब, काबुल की इतनी जल्दी फतह नजर नहीं आ रही। काबुल फतह तो होगा, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक अमेरिका जाते जाते बहरहाल एक ताकतवर फौज खड़ी कर गया है। ये वो फौज नहीं है जो सरदार दाऊद या सरदार ज़ाहिर शाह की थी, ये एक मुख्तलिफ फौज है और अमेरिका ने तैयार की है, ट्रेंड की है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको गोला बारूद अमेरिका अपना भारत से पहुंच रहा है। बिल्कुल, काबुल के अंदर उनके पास एयरपोर्ट है, तैयारे मौजूद हैं। अब उन तैयारों के जरिए भी इनको एक एडवांटेज होगा कि ये गोलाबारी करेंगे। ठीक है, कौन से मिसाइल ऐसे हैं जिनके जरिए उन तैयारों को निशाना बनाया जा सके, क्योंकि तालिबान के पास एयर फोर्स नहीं है। सही। वो जमीन पर जंग लड़ रहे हैं। मिसाइल मार सकेंगे क्या? उनके पास ऐसे मिसाइल हैं जो एयर फोर्स का मुकाबला कर सके? क्योंकि अमेरिका ने जो एडवांटेज लिया जंग में वो अपनी एयर फोर्स का था कि वो उड़ते थे और मिसाइल मार के अपना उनको तालिबान पर हमला करते थे। सही। तो तालिबान छुप जाते थे, लेकिन बहरहाल नुकसान होता था उनका। ये अब सबसे बड़ा नुकसान जो उनको तालिबान को होना है वो अफगान एयर फोर्स का है। अब ये देखना है कि कितना हो सकता है, लेकिन अभी तक जो तालिबान फैल रहे हैं जिस तरीके से, उन्होंने 6 जो तिजारती रास्ते हैं, 6 तिजारती रास्तों में कब्जा कर लिया। जी जी। जो पाकिस्तान का वेश मंडी वाला है, जो करतार वाला, वो तो बहुत अहम है। सही। क्योंकि तुरखम के बाद सबसे ज्यादा तिजारत वहां से होती है। ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान की तिजारत यानी कि अफगान गवर्नमेंट को अगर कुछ इधर से जाता था वो बंद हो गया, वो रास्ता तालिबान के कब्जे में चला गया। लेकिन क्या तालिबान तुरखम के करीब भी आ सकेंगे? ये एक दूसरा बड़ा अहम है। ठीक है। क्योंकि ये सारा इलाका जो है ये डेवलप्ड है और ये सारे का सारा अफगान हुकूमत के पास है। ठीक है। तो अफगान हुकूमत को इतनी जल्दी अगर वो सरेंडर कर जाएं, डर जाएं, भाग जाएं जिस तरह वो मर रहे हैं, तो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन ये कहना कि काबुल के ऊपर एकदम कब्जा हो जाएगा, मुझे इतनी जल्दी कब्जा नजर नहीं आता। कब्जा होगा, तालिबान फतह करेंगे, पाकिस्तान को तस्लीम भी करना पड़ेगा। अच्छा, पाकिस्तान अगर नहीं करेगा तो तालिबान को कौन तस्लीम करेगा? मुझे ये बता दीजिए, इस दुनिया में एक वक्त था सऊदी अरब में उनका मजाक,
आज क्या कतर तस्लीम करेगा? आप ये देखें कि 17 से 19 तक पाकिस्तान में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस थी, वो नहीं हुई है, इस वक्त कतर के अंदर हो रही है। अब्दुल्ला भी बैठे हैं, मुल्ला ब्रादर भी बैठे हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कुछ चीजें कहीं और से भी मनोवर हो रही हैं। पाकिस्तान उतना ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा तालिबान के ऊपर जितना पहले उसका था जोर। ठीक हो गया जी। आप क्या कहेंगे फैज वड़ाइच साहब, पता हो जाएगा काबुल? हमारा जो अफगानिस्तान में जो इस वक्त एक हशर बरपा है ना, तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के लोग आपस में लड़ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, तो उसमें पता चला कि असल जो मुतासर हो रहे हैं वहाँ के अवाम है। अफगान अवाम का तो ये हाल है, हम तो रिपोर्ट्स पढ़ के मजे लेते हैं कि किसी इलाके में 4 तालिबान गए और उन्हें पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। ये खबर की आता है ठीक है, लेकिन आपको देखते नहीं कुछ, जो तालिबान इतने ज़्यादा हैं, 4 के आगे जो गए, यानी उनको तो ये नहीं पता कि सुबह हमने किसको सलाम करना है। सुबह अफगान फोर्सेज आ जाएंगी या तालिबान आ जाएंगे। वो तो इतने इस तरह मुर्दा हुए हैं कि जो भी उनके पास जाता है, जो भी आता है, वो कहते हैं जी आप ही हमारे हुक्मरान हैं। तो असल तो हशर बरपा है उन बेचारे अफगान को, पता नहीं वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और किस तरह वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि वो कब तक फतह कर लेंगे, देखें जो इस वक्त अफगान गवर्नमेंट है, अशरफ गनी साहब जो अपने चेहरे पर जाली मुस्कुराहट सजाए हुए हैं और जो खौफज़दा हैं और इल्ज़ाम कर रहे हैं, मुझे उनकी हार इसलिए नज़र आ रही है कि अब उनके मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगता कि वो तख्त पे टिके, क्योंकि वो जब बंदा मार खा रहा होता है ना, उसको डर नज़र आ रहा है, खौफज़दा होता है, तो फिर वो दूसरों पर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। सही। अंदर की बात यह है कि इस वक्त सदारती महल में ये सोचा जा रहा है कि अब बचा कैसे जाए, अपने आप को सेफ कैसे किया जाए। अब उन्हें सारे ही दुश्मन लग रहे हैं। जब बंदा हार रहा हो ना, तो लगता है कि हर बंदा उसके दुश्मनों की हिमायत कर रहा है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जो सदारती महल जिस तरह मफलूज हुआ है, जो उनके तरीक़ाकार नज़र आ रहे हैं, जो उनकी वर्किंग नज़र आ रही है, और जिस तरह तालिबान तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिन दूर नहीं, एक हफ़्ता 2-4 हफ्ते डिले हो सकता है, लेकिन अफगान जो तालिबान हैं वो बहुत जल्द काबिज हो जाए। ठीक हो गया। हामिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आती कि एकदम से पूरी दुनिया को अब लग रहा है जैसे सिर्फ काबुल के दरवाजे पे खड़े हैं और अफगान तालिबान को सिर्फ काबुल एकदम से अभी कब्जे में ले लेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि तालिबान खुद अभी काबुल पर कब्जा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तालिबान खुद अभी बाकी अफगानिस्तान के ऊपर कंधार, जलालाबाद, नीचे के जो शहर हैं, ऊपर जो स्पिन बोल्दक बॉर्डर के साथ शहर लगते हैं वो हो गए, किला इस्लामगढ़ हो गया, ये सारे शहरों को वो कब्जा करके अपनी मजबूती जाहिर करना चाहेंगे और एक हुकूमत सी बनाना चाहेंगे। काबुल के अंदर उनको पता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, ना ही वो काबुल में एकदम से गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड है। ये सारा काबुल की हुकूमत और वेस्टर्न वर्ल्ड का प्रोपेगेंडा है कि दुनिया को इतना डराया जाए कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए कि अफगानिस्तान में तालिबान पर अगर फिजाई हमले करने पड़े तो पाकिस्तान अपनी जो है एयर बेसिस दे, या ड्रोन अटैक करने पड़े तो पाकिस्तान अपनी फिजाई हदूद दे। ये सारा कुछ इसलिए ये एकदम से इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है काबुल के हवाले से, जबकि मैंने एक रिसर्च भी शेयर की थी और लिखा था कि 60% तो अफगानिस्तान जो है वो अमेरिकी फौजों की मौजूदगी में भी तालिबान के कब्जे में था। सिर्फ 10-15% मजीद एडवांस किया है और उसको एकदम से हवा बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुनिया ये कहती है जी कि हमने अफगान फोर्सेस को बड़ा ट्रेंड कर दिया। तो कैसा ट्रेंड किया जो अभी तक कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं कर सके, बल्कि जगह जगह अफगान फौजें अपने असला छोड़कर भाग रही हैं और तालिबान से हथियार डाल रही हैं। तालिबान ने ये कहा है कि जी अब वो दुनिया के जो बैनुल-अक़वामी कानून और ज़वाबित हैं उनको एहतराम करेंगे और उनके दायरे में रहकर अपनी कार्रवाइयाँ करेंगे, और वो ये चाहते हैं कि अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत आए। मैं ये समझता हूँ कि अभी तालिबान काबुल पर किसी सूरत कब्जा नहीं करेंगे। एटलीस्ट मेरा ख्याल ये है कि 2-3-4 माह तक वो देखेंगे सूरत हाल क्या बनती है, किस तरह की हुकूमत आती है, और अशरफ गनी क्या करते हैं, अब्दुल्ला क्या करते हैं, बैनुल-अक़वामी ताकतें क्या करती हैं, तुर्की क्या करता है, चाइना क्या करता है। फिर उसके बाद तालिबान कोई फैसला कुन जंग की तरफ आएंगे, काबुल की तरफ। लेकिन अभी दुनिया को ज्यादा डराया जा रहा है काबुल के हवाले से। और बाकी अफगानिस्तान तो हमेशा से ही तालिबान के कब्जे में था, पिछले 10 साल से था, और वो उसको अब ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। इससे इनकार नहीं कि तालिबान ने बहुत मजबूती से कब्जा कर लिया है तकरीबन 80% अफगानिस्तान पर।
बिल्कुल सही हामिद खान साहब, आपका भी मौकिफ आ गया। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। कश्मीर इलेक्शन में चंद ही रोज बाकी हैं और इलेक्शन कैंपेन वहां पर जोरों शोर से जारी है। और देखा है हमने कि मरियम नवाज साहिबा बहुत दिनों से कश्मीर में विराजमान है और इसका पता हमें उनकी मुख्तलिफ तस्वीर से चलता रहता है। कभी वो कहीं खड़ी हैं, अपना एक स्पेसिफिक ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ बंजोसा झील पर नजर आती हैं कभी हमें, तो कभी हमें वो अवाम के साथ बात करती हुई नजर आती हैं। और फिर जोशो खिताबत के उनके तो क्या ही कहने जो वो जलसे में करती हैं। और इसके अलावा बिलावल भी वहां पर मौजूद है। लेकिन आज हमने देखा कि आसिफा भुट्टो भी हमें वहां पर नजर आई और बड़े जोशो खरोश से उन्होंने भी तकरीर की। उस बारे में शेफ साहब हमें जरा तफसील से बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें मैच होती हुई दिखाई दे रही है, साबिक वज़राए आज़म की दोनों बेटियां इस वक्त कश्मीर में मौजूद हैं और इलेक्शन की कैंपेन कर रही हैं। हमारा जो सवाल है इससे रेलेवेंट वो ये है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में क्या बेटियों की सियासत कामयाब होगी? शेफ साहब, ये बेटियों की नहीं, वारिसों की सियासत है। ये शहजादगान की, शहजादियों की सियासत है। क्योंकि एक खानदान है, उसका नाम है खानदान शरीफी, एक खानदान है उसका नाम है खानदान भुट्टो। तो उनकी नस्लें चल रही हैं। भुट्टो की बेटी आई, बेटी के बच्चे आ गए। बिल्कुल। पहले बिलावल तकरीरें कर रहा था, उसको अमेरिका जाना पड़ गया। तो दरमियान में गैप ना आए, गैप आया ना। तो उसके लिए फौरी तौर पे पहले अपना राजा परवेज अशरफ को भेजा गया। बिल्कुल। फिर जनाब गिलानी साहब भी पहुंच गए, दोनों साबिक वज़राए आज़म पहुंचे। लेकिन उन वज़राए आज़म पर इतबार नहीं था। लिहाजा अपनी बेटी को भेजा गया, वारिस को भेजा गया, एक शहजादी को भेजा गया खानदान की, कि जाओ और जाके तुम मैदान संभालो। ठीक हो गया। यानी कि जो एक जमाना होता था जब तलवार से लड़ाई होती थी, जो सबसे ताकतवर पहलवान होता था उसको भेजा जाता था, जाओ जाके बुलाओ, है कोई मुकाबले के नहीं आने वाला तो सामने आ जाए। फिर तो आम जंग शुरू होती थी ना। तो पहले बकायदा ललकारा जाता था, तो उसके लिए ताकतवर पहलवान भेजा जाता था। तो ताकतवर पहलवान जो है, मुस्लिम लीग नून के पास मरियम के अलावा कोई नहीं। बिल्कुल सही। शहबाज शरीफ साहब से लोगों को बड़ी उम्मीद थी, क्राइटेरिया चेक कर लेना, फिर वो शायद कश्मीर के अंदर जाएंगे। और शुरू में आया भी कि मरियम और शहबाज शरीफ वहां पे करेंगे, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने वो मैदान छीन लिया अपने भाई से। हमजा तो बड़ी दूर की बात है, अपने भाई को नहीं वहां जाने दिया। और मरियम आज उसी सियासत का इजहार कर रही है, वही अल्फाज कह रही है, वही पाक फौज पे हमले कर रही है जो नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा से निकाले जाने के बाद किए थे। वही हमले कर रही है, जब बात को बाहर भेजना था तो मरियम ने किए थे। बिल्कुल। और वही हमले रुक गए थे जब नवाज शरीफ साहब बाहर जाके पहुंच गए थे, तो ट्विटर भी बंद हो गया था, बयान भी आने बंद, खामोशी हो गई थी। बिल्कुल। अब वही अल्फाज हैं, उसी तरीके से सिलेक्टेड से लेके और पाक फौज को बकायदा रगड़ा जा रहा है। मैं लफ्ज रगड़े का इस्तेमाल करूंगा। मरियम रगड़ा दे रही हैं ये और जिन अल्फाज में वो बात करती हैं, वहां पे हमारा टीवी तो उस वक्त ब्लर कर देता है, लेकिन जो आम लोग देख रहे हैं, जो उनकी तकरीरें वैसे सुन सकते हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाता है। वो अल्फाज जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल हैं। सही। इसलिए कि वो एक ऐसी जगह पे अदा किए जा रहे हैं जो डिस्प्यूटेड है पाकिस्तान के साथ। अभी भी हमारा झगड़ा चल रहा है चाहे इंडिया के साथ कि हमारा कश्मीर हमें वापस करो। सही। वो हमसे कहते हैं तुम हमारा कश्मीर ले गए हो, तो हम अपने कश्मीर में जाके अपने गंदे कपड़े घर से बाहर क्यों धो रहे हैं? बिल्कुल सही। मुझे सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मरियम को ये गंदे कपड़े धोने थे तो पाकिस्तान में आ जाएं। शायद को थोड़े दिनों में किसी एक MP MNA का कोई अल्लाह ताला बुला ले तो फिर कोई सीट खाली हो तो वहां पे जलसे जुलूस कर लें। सही हो गया। लेकिन कश्मीर को माफ कर दें, 2-3 दिन रह गए हैं, वहां पे इंडिया को खुश मत करें। ठीक है। नाम लेना है तो कुलभूषण का लें, नाम लेना है तो RSS का लें, बात करें, क्यों नहीं करती? ठीक हो गया। मुझे वो वक्त याद है जब इनके घर में शादी थी और हम दफ्तर में बैठे थे, अचानक पता चला कि जी मोदी लाहौर में लैंड कर रहा है। इट वाज सरप्राइज्ड। मैंने एयरपोर्ट फोन किया, मैंने कहा ये कैसे है? मेरी सिविल एविएशन बीट है मेरी, वो कहने लगे जी हमें अभी पता चला कि तैयारा पहुंच रहा है। सही है। इमेजिन के पाकिस्तान एयर स्पेस को बताया गया कि मोदी का तैयारा एंटर हो रहा है, उसको लैंड करने की इजाजत दी जाए। सही ये है हमारे यहाँ हालात। बेटियों की सियासत कामयाब होगी?
देखिए ये नहीं, मैं एक मिनट, सॉरी सर, मैं मुझसे आपका- पूछ रहे जी, हैं। जी, जी, आपका जवाब देखिए, नहीं आया ना। मैं ये बता रहा हूँ कि बेटियों की सियासत कामयाब नहीं नहीं होगी, होगी ठीक होगा। क्योंकि कश्मीर उसी गवर्नमेंट के साथ देता है सही। जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है। हुकूमत होती है, माजी ठीक हो की गया। रिवायत यही है, गिलगित में भी यही हुआ है। फयाज साहब प्लीज। ये सुमेरा, जो हमारी सियासत में खराबियां हैं उसमें एक बड़ी खराबी ये भी है जिसकी अभी निशानदेही शोएब साहब ने की है, ये विरासत का मसला। विरासती, बिल्कुल सही। अब किसी को ये नहीं पता कि मरियम की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। इसी तरह जो आसफा भुट्टो हैं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। सिर्फ यह कि वो दो ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखती हैं, लिहाजा वो कश्मीर के इलेक्शन को वही जाकर संभालें। हालांकि सही। पीपल्स पार्टी में भी शोएब साहब जानते हैं बड़े कद काठ वाले लोग हैं, नून लीग में भी शायद हकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं और बहुत लोग हैं, लेकिन उन्होंने इनको दोनों को कहा है कि जी आप जाकर देखें, वहाँ कर काम करें। ठीक है। अभी अब देखें कि जो आसफा, चलो उसकी तो हम कह सकते हैं कि अभी वो ज़हनी तौर पर वो वैसे ही इतनी बालग नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मरियम मेच्योर नवाज नहीं है, है, सही है। बिल्कुल सही कहा शोएब साहब ने। वो अभी वैसे तो वो बालग है, लेकिन वो शायद ज़हनी तौर पर इतनी बालग नहीं हुई। उसको, इन लोगों दोनों को, जो साबिक़ वज़राए उनकी बेटियां हैं, इनको सुबारा क्या पता है कि पाकिस्तान कैसे बना। यकीनन नहीं पता होगा पाकिस्तान की तारीख़ क्या है, इसके मकासद क्या है, इसके लिए लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी, कश्मीर का मसला क्या है, ये मसला क्यों पैदा हुआ और ये मसला कैसे हल होगा। हैरानगी ये बात है, वो कश्मीर के बारे में इतने बड़े भाषण दे रही हैं और जिस अंदाज से, जिस जोश खताबत से, मरियम है तो वो अपने वालिद की नकल कर रही है, हाँ जी। दूसरी आसफा है तो वो अपनी वालिदा की नकल कर वो रही है, बेनज़ीर बिल्कुल। बन रही है। भाई उतना नॉलेज तो लाओ वालदा, जितना आसफा की वालदा था, जितनी वो चीज़ों के समझ लेकिन नहीं फयाज पहले साहब, पढ़ो यहाँ तो पर अवाम भी तो है ना जो उनके बोलने के ऊपर ऐसे नारे लगाते हैं कि जी बीबी याद आ गई हमें। अवाम का फिर यहाँ पे अवाम तो मैं आपको बताऊं, बड़ी जुमला आपको बताऊं कि ये हम जो ना गुलाम इब्ने गुलाम लोग सही हैं, कह रहे हम बड़ा खुशी महसूस करते हैं। आगे किसी कोई हमें नचाहे तो बड़ा खुश होकर नारे मारते हैं। इसमें तो 100% कोई दूसरी राय नहीं कि अवाम का बहुत कसूर है। अगर अवाम उनको अप्रिशिएट ना करे, उन पर तवज्जो ना दे, लेकिन अवाम तो सही बात है। अवाम कहते हैं, वो जैसे वो कह रहे थे भुट्टो की बेटी आई है, भुट्टो का उसकी पोती अवाम आई का है, वो क्या, अवाम नारा तो अब तक लगा और भुट्टो को उस जिंदा नारे के समझते साथ हैं। हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे जो आपका सवाल है, जी, जी, कामयाब होंगी बेटियां। जो इनका अंदाज़े सियासत है और जिस तरह कश्मीर के इलेक्शन में ये बोल रही हैं, इनको कोई भी जो जी शऊर बंदा है, जो समझदार बंदा है, जो कश्मीर काज को समझता है, जो पाकिस्तान के बनने को समझता है, उन जो कुर्बानियाँ हुई थी उनको समझता है, वो तो इनकी बातों में नहीं आएगा। ठीक और है। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों ना सिर्फ यह है कि अपनी पार्टी को कोई फायदा दे रही हैं, उल्टा पार्टी का नुकसान कर रही हैं। ठीक तो है। मुझे तो बड़ी ये क्लियर कट सूरत-ए-हाल नजर आ रही है। मैं शोएब कोई साहब के साथ कामयाबी जाऊंगा नहीं होगी। कि इनको वहाँ कश्मीर से कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, फयाज ठीक साहब का एक लफ्ज था, उन्होंने कहा जी इनको क्या पता पाकिस्तान के बनते वक्त क्या कुर्बानी थी। नवाज शरीफ खानदान का 1947 में क्या कारोबार था, किस पैमाने पे था, और आज 70 साल में वो कहाँ पहुंच खरबपति गए, होके बिल्कुल। दुनिया के, इंडिया के अंदर उनकी मिलें लग गई। हाँ जी। तो फिर इससे ज्यादा किन्हें पता है कि पाकिस्तान कैसे बना कैसे? और किसको फायदा हुआ। सही बात है, उन्हें ये पता था कि इसे फायदा कितना उठाना है। सही बात ये बात हो सकती है, फायदे का लफ्ज है लेकिन उठाना फायदा तो कैसे? शेख साहब उन्होंने उठाया, ये सही आपकी बात बिल्कुल सही है। हामिद खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई कामयाबी हासिल होते हुए दिखाई दे रही है आपको इन दोनों बेटियों को? जी, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बड़ा मैं समझता हूँ जिसको कहते हैं ना कि फाइनल स्टेजेस पे चला गया है। 25 तारीख आखिरी है और वोटिंग है, और उस हवाले से बिलावल साहब के साथ साथ अब आसफा भी उतर आई हैं, मरियम नवाज अपनी पूरी कैंपेन कर रही हैं, और पीटीआई की तरफ से वुज़रा कैंपेन कर रहे हैं। आज गुलजफर जो हैं पीटीआई के एमएनए गुलजफर खान, वो भी चले गए हैं, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि गुलजफर खान की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है मीरपुर में और दूसरे इलाकों में। उनमें उनको बड़ा लोग पसंद करते हैं। पीटीआई के वो वाहिद एमएनए हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आए, उन्होंने ज़िंदगी में चाय भी बेची और सारा कुछ किया। तो गुलजफर खान जैसे एमएनएस को लाना पीटीआई की बड़ी बेहतरीन जो है वो पॉलिसी है, और गुलजफर खान जो हैं वो अपना पीटीआई का बड़ा अच्छा इमेज वहाँ लाएंगे कश्मीर के इंतखाबात में। जहाँ तक आसफा और मरियम नवाज की बहसीत वज़राए आज़म की बेटियों के बात है, तो मैं अभी आसफा का मुकाबला मरियम नवाज से पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के हवाले से या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के हवाले से नहीं करना चाहूँगा। बिलाशुबा मरियम नवाज को उसका एज हासिल है, बहुत एक्सपीरियंस है पब्लिक मीटिंग्स का, पब्लिक गैदरिंग का, और फिर ये कि यहाँ की वो जिसको हम कहते हैं पली बड़ी हैं, इसलिए वो बहुत लोकल लैंग्वेज बोल लेती हैं। तो
उस हवाले से मरियम नवाज की पोजीशन जो है वो बिल्ला आसफा भुट्टो के मुकाबले में तो बेहतर है, लेकिन सही। ये मैं जानता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आपस की लड़ाई है उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो पीटीआई को होगा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कश्मीर के इंतखाबात में मैं नहीं समझता कि कोई एक पार्टी मेजॉरिटी लेगी, बल्कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। इसके अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई मिला के कुछ सीटें निकाल कर तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जहां मुजफ्फराबाद में बड़ा मुकाबला है पीटीआई का और मुस्लिम लीग नवाज का, फारूक हैदर साहब की सीट पर बड़ा टफ कंटेस्टेंट आ गए हैं। बैरिस्टर सुल्तान ने जो है वो अपनी सीट को बचाना है हर सूरत पीटीआई के हवाले से। इसी तरह पीपीपी की जो चौधरी यासीन की कोटली की 2 सीटें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसके ऊपर खोईरट्टा सेक्टर के ऊपर पीटीआई की बड़ी मजबूत पोजीशन है। कोटली में आपने देखा कि तमाम पार्टियों ने अपना अपना जोर लगाया है। तो इस हवाले से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कश्मीर का इलेक्शन, और मुझे लग रहा है कि जो है वो वज़ीर आज़म की बेटियां कोशिश तो पूरी करेंगी, लेकिन दरअसल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरह एक बार फिर इनकी आपस की लड़ाई जो है वो पीटीआई को बिलवास्ता तौर पर फायदा दे देगी। ठीक है हामिद खान साहब, आपका भी मौक़िफ़ आ गया। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। नाज़रीन, आप सब जानते हैं हुकूमत कोई भी हो, अवाम हमेशा यही कहते नजर आते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई मज़ीद बढ़ गई है। कोई हुकूमत ऐसी नहीं होती जो आके महंगाई को कम करे, बल्कि हमें महंगाई ज़्यादा होती हुई ही नज़र आती है। हालिया महंगाई की नई लहर की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि हमने देखा है कि 2 रोज़ पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ। अगर पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 5.4 पर लीटर इजाफा हुआ है और अब 118.9 पर लीटर जो है वो आवाम को पेट्रोल मिल सकेगा। इससे पहले हमने देखा है कि अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो आवाम की रसाई में होता है, लेकिन अगर पेट्रोल सस्ता हो भी जाए तो वो आवाम को मिलता नहीं है। जो ऑयल कंपनीज हैं, या ये कहा जाए कि ऑयल माफिया जो है, उसकी हठधर्मी का हुकूमत सामना कर ही नहीं सकती है। फिर हमने देखा चीनी की कीमत जब 80 रुपए तय हुई तब भी 100+ मिलती रही, उसके ऊपर भी हुकूमत कुछ ना कर सकी। और अब चीनी की कीमत जो है वो भी बढ़ा के 88.24 रुपए कर दी गई है। जैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंक्रीज हुई हैं, इसी तरह से हमने देखा चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। हमारा जो सवाल है इस हवाले से वो यही है कि महंगाई की जो नई लहर है उसका जिम्मेदार कौन है? शुएब साहब। महंगाई की जिम्मेदार हमेशा हुकूमत ही हुआ करती है। जो हुकूमत बैठी है उसने ही कंट्रोल करना है चीज़ों को। मुझे याद है कि अमीर मोहम्मद खान पंजाब के गवर्नर होते थे, मगरबी पाकिस्तान के, जब ये 1 यूनिट सूबा था तो चीनी की कीमत बढ़ गई, 4 आने से 8 आने हुई थी, इस तरह कोई कीमत का फर्क पड़ा था। तो कहते हैं कि उन्होंने ताजरों को सुबह सुबह फजर के वक्त अपने गवर्नर हाउस में बुला लिया। तो बताने वाले बताते हैं कि तहबंद और ऊपर वो सदरी पहन के और हाथ में मिसवाक लेके अंदर से अमीर मोहम्मद खान बरामद हुए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चीनी की कीमत दोबारा वापस असल जगह पर ले जाओ। अच्छा। और वापस चले गए। ये वाकया कोटेड एंड कोट, इस तरह कोटेड। सही। और कीमतें वापस चली गई। सही। बात ये है, फिर हमने गवर्नर देखा था मलिक मुस्तफ़ा खर, उसके ज़माने में हड़ताल हुई थी, उसने पुलिस की हड़ताल थी, मुझे याद है गुलाम मुस्तफ़ा खर सड़क पे एक तकरीर की उसने, और उसने कहा कल अगर पुलिस वापस नहीं आई तो तमाम स्टूडेंट जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं वो आकर निजाम संभाल लें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अगले दिन पुलिस वापस आ गई थी। पुलिस जैसा ताकतवर महकमा भी वापस आ गया था। ठीक हो। बात ये होती है कि आपके अंदर ताकत कितनी है, हुक्मरान कितना ताकतवर है। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है, कुछ इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हैं, कोरोना की वजह से मईशतें तमाम बैठ रही हैं। दुनिया के अंदर खुर्दनी तेल बहुत महंगा हुआ है, तेल ऑयल जो है वो इस वक्त थोड़ा सा ऊपर गया है, जरूर जा रहा है जी। लेकिन वो चीजें जो हम पाकिस्तान में पैदा करते हैं वो उस बेचारे दुकानदार को, किसान को 2.5 से 5 रुपए किलो टमाटर मिलता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। और वही टमाटर इस वक्त
उस मंडी में जहाँ पे गवर्नमेंट के रेट लागू हैं, जहाँ पे निर्खनामा लगा है 70 रुपए, 70 रुपए, बिल्कुल। आम मंडी की तो बात छोड़ दें, वहां 100 रुपए, 100 रुपए, बिल्कुल ऐसा ही है। 400 कुछ रुपए अदरक है और वो आम बाजार में 600 रुपए बिक रहा है। और ये ऐसी मजीद इस नालायक हुकूमत की बात करूंगा जो पंजाब में है कि इन्होंने सस्ते बाजार बनाए थे। सस्ते बाजार का मतलब ये नहीं था कि वहां सस्ता मिलता था, सस्ते बाजार का मतलब था कि सरकारी रेट पे मिलेगा, ठीक हो गया, उसके ऊपर नाजायज मुनाफाखोरी नहीं होगी। ठीक हो गया। लाहौर में 13 इतबार बाजार बंद कर दिए गए। सही है, ठीक मुझे है। समझ नहीं आती, मैंने कल अभी वहां से सौदा खरीदा है शादमान सहूलत बाजार से, साफ चीजें, बाजार की फिक्स कीमत पे नरखनामा लगा है। मैं वही लेके फौरी तौर पे मुगलपुरे से गुजरता गया, कीमतें चेक करता गया, 15 से 25% का फर्क है। बिल्कुल सही कह सर। ये इनको कौन कंट्रोल करेगा? बात इसके कंट्रोल की है, हुकूमत को वो मजिस्ट्रेसी सिस्टम लाना चाहिए। ठीक है सर, हमारा बनाओ ताकि वो इसको कंट्रोल करें, ये सिस्टम दो, ताकत पकड़ो, हुकूमत ताकतवर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। यानी हमारा सवाल था कि महंगाई की नई लहर का जिम्मेदार क्या हुकूमत है या कोई और? आपका जवाब आ गया हाँ में। फयाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हुकूमत है जिम्मेदार? हमारा शोएब साहब को मैं दाद देता हूँ कि एक तो ये महंगी चीज़ें खरीदते भी हैं और फिर पूरा हिसाब भी करते हैं कि किस किस इलाके में, वो भी देखते हैं। मैं समझता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हुकूमत को तो ऐसे बंदों को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहिए जो इतनी दिलचस्पी लेते हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारी कौम जो है ना वो हम बड़े अखलाकी तनाज़ुली का शिकार हो गए हैं। बहुत कम वक्त में, बहुत थोड़े वक्त में हम बहुत ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं और बस ताजरों का और दुकानदारों का दिल करता है कि जो आए उसको बस जब वापस ना जाने दे, लूट लिया जाए, घर ले कुछ ना लेकर जाए। बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ी मतलब असल मसला और असल परेशानी यही है कि जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है, जो आपने पॉइंट आउट किया है, तो वो गायब हो जाती है। महंगी होती है तो वाफर मिकदार में आ जाती है। इसका मतलब है कि हर चीज़ मौजूद है, बिल्कुल सही। दुकानदारों के पास, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास, ताजरों के पास सब कुछ मौजूद है। वो उस पर किसी भी महंगी और सस्ती चीज़ होने का असर क्या लेते हैं, वो अवाम पर असर डाल देती है। तो ये बात सही है कि ये ताजर सतह पर या दुकानदारों की सतह पर भी महंगाई को बहुत बढ़ाया जाता है और एक अफवाह फैला जाती है कि जी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन इसमें हुकूमत इसलिए मुजरम भी है, उसका कसूर भी है। सही कायम सही मिसालें दी कि हुकूमत का मकसद क्या है कि आपकी पावर है। अगर आपकी हुकूमत में इतना रोब नहीं है, होना चाहिए रोब कि ये कल चीनी महंगी नहीं होनी चाहिए और महंगी ना हो, ये हुकूमत है, कम से कम जिस रेट पे है उस पे तो दस्तयाब हो। सही कहा कि हमारे जो वसीम अकरम प्लस है वो तो माशाल्लाह इतनी शरीफ है। मेरा ख्याल है यकीनन शोएब साहब मेरे से इत्तेफाक करेंगे कि अगर वो कोई बात खुद भी कहें तो शायद उन्हें अपनी बात पे खुद को भी यकीन ना हो कि मैंने ये को बात की। ये बिल्कुल सही बात है। इतने मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रियंस हैं, इतने सेक्रेटरीज हैं, इतने सेक्शन दफ्तर हैं, AC मैजिस्ट्रेट, आपने सारे किस पर्पज़ के लिए लगाए हैं? इसी अवाम की सहूलत के लिए लगाए हैं ना। और अगर अवाम महंगाई के पीछे जा रहे हैं, अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इतनी बड़ी मशीनरी जिस पर बजट का इतना बड़ा हिस्सा खर्च होता है और इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो कम अज़ कम और कुछ नहीं दे सकते तो इतना तो रोब बना देना, अपने रोब को भी तो इस्तेमाल कर दें ताकि उसका कुछ अवाम को फ़ायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में जहाँ दूसरे कई एलिमेंट हैं, अवामी सतह पर भी लोगों का लालच भी है, लोगों के लूटने का शौक़ भी है, सारा कुछ है। लेकिन सबसे जो बड़ा ये मसला है कि गुड गवर्नेंस नहीं है। हुकूमत को चाहिए अल्टीमेट जिम्मेदारी गवर्नमेट की आती है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करे क्योंकि उनके पास ताकत है। और जहाँ भी लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाएं तो फिर वो हुकूमत से तो बालातर हो गए। तो लिहाजा ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। मेरा वोट इसी तरफ है कि हुकूमत को ही सोचना चाहिए कि उसने महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। हामिद खान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पे, बताइएगा। जी, महंगाई की जहाँ तक बात है तो ये वाकई बड़ी हकीकत है कि गवर्नमेंट इसमें बड़ी बुरी तरह फेल हुई है। मतलब PTI की गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, बुज़दार साहब हों या फेडरल गवर्नमेंट में इमरान खान और उनके वज़रा हों, महंगाई के इश्यू पर चीनी माफिया के साथ हों या आटा माफिया हो या घी माफिया हो या पेट्रोल माफिया हो, इन सब के आगे वक्तन फ़वक्तन इन्होंने हथियार डाले हैं
और उसके बाद ये कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर मजिस्ट्रेट्स और डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स से भी उस तरह काम नहीं लिया जा सका, महंगाई को और जिसको कहते हैं नाजायज मुनाफाखोरी को वो कंट्रोल कर सकते, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल नहीं कर सके। कीमतें बढ़ते ही अवेलेबिलिटी हो जाने का मकसद ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, सादी सी बात है। कीमतें बढ़ाते ही अपनी मुँह मांगी कीमतों पर अगर सामान दस्तयाब होना शुरू हो जाता है, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, तो इसका मतलब ये कि यह हुकूमत का फेलियर है। और हुकूमत अगर इस फेलियर पर काबू नहीं पाएगी तो आप यकीन करें कि ये चाहे खारजा महाज पर जितनी मर्जी कामयाबियां हासिल कर लें, पब्लिक लेवल के ऊपर एक्सेप्टेंस होनी बड़ी ज़रूरी है। अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है। इसलिए इस हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक लेवल के ऊपर आए और अपने आप को एक्सेप्टेंस के लिए अवाम के मसाइल पर काम करे, अवाम के मसाइल के लिए काम करे। वरना मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई हुकूमत के लिए मुश्किल होती जाएगी और महंगाई का जिन तो वाकई ही बोतल से बाहर है और बेकाबू भी है। और इस महंगाई के जिन को काबू करना जो है वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। और अगर हुकूमत ये ना पूरा कर सकी तो मैं समझता हूँ कि अगले इंतखाबात में हुकूमत आवाम के पास वोट मांगने किस मुंह से जाएगी। महंगाई को सब्सिडी देकर काबू करें, महंगाई को इंतज़ामिया को, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, डंडा देकर काबू कराएं और जितने भी माफियाज हैं उनके साथ खुलकर मुकाबला करें, अदालतों से भी उनका मुकाबला करें और अदालतों से गुजारिश करें कि इनको साथ हमारा हुकूमत का साथ दें और इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ दिनों में कार्रवाइयाँ कर कर इनको सजाएं दी जाएं ताकि पाकिस्तान में इस तरह के माफियाज का हमेशा से कला कमा किया जा सके। थैंक यू। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। हामिद खान साहब आपका जवाब आ गया, लेकिन तीनों मेहमानों के जवाबात के बाद एक एलिमेंट थोड़ा सा इसके अंदर मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि जब भी कोई चीनी माफिया है, कोई चिकन माफिया है, कोई पेट्रोल माफिया है, जब उनको लगता है कि उनकी प्रोडक्ट्स की कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं तो वो अपना स्टॉक रोक लेते हैं। लेकिन आवाम को ये शऊर कब आएगा कि कीमतें बढ़ गई हैं तो हम सब्स्टिट्यूट्स की तरफ चले जाएं, हम मुतबादिल की तरफ चले जाएं, हम भी उस चीज़ का जो इस्तेमाल है वो तर्क करने की कोशिश करें ताकि उन माफियाज को भी पता चले कि आवाम जो है वो सफ़र हो रहे हैं। अपने मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शोहबुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, फयाज बड़ाई साहब डिस्कशन के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, और इंग्लैंड से हमारा साथ देने के लिए हामिद खान अल मशरकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।